हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 13। और मैंने आपको इसमें इकोलॉजी की डेफिनेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट बायोम्स और निश, ये चीज़ें करा दी हैं। और आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मेजर abiotic factors of what an ecosystem। तो मेजर abiotic factors हमारे कौन कौन से हैं? These are what major abiotic factors. Major abiotic factors of a biome. Biome is nothing but when many ecosystem work together, that is called what is biome। और हमने पढ़े हैं कि on the whole globe there are 6 major kind of biomes। फाइन, चलिए अब फिर ये एक छोटा सा वीडियो है और इसमें मैं आपको सिर्फ 4 फैक्टर कराने वाली हूँ। और ध्यान से पढ़ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर, सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। देन यू हैव व्हाट? वाटर। The second important factor is water. The third important factor is what? Light. Light matlab sunlight. And the last of all is soil. So these are our factors that affect to the ecosystem. So let us start with what? The temperature. टेम्परेचर से हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ प्लांट एज वेल एज ऑफ एनिमल्स। अब आप देखो, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़ने, बस ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं? फ्रॉम सब जीरो, दैट मीन्स माइनस टेम्परेचर, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, आपने पढ़े हैं थर्मस एक्वेटिकस, है ना, थर्मोस्टेबल बैक्टीरियाज, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट 100 डिग्री सी। वो तो 100 डिग्री सेल्सियस में भी प्रेजेंट होते हैं, हॉट वेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मेनली व्हाट? बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया? आर्ची बैक्टीरिया, जो हार्श कंडीशन में मिलते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं, याद रखना, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। सो there are certain organism found at sub-zero up to 50. Then how do these organisms cope up this adverse condition of the temperature? जो organism sub-zero level में रहते हैं, उनकी बॉडी में, कभी आप स्टडी करना, it's not given in your NCERT but still I am telling, they have a kind of anti-freezing substance। उनकी बॉडी में एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस होती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में रहते हैं, उनके जो एंजाइम्स होते हैं, दे सिक्रीट अ प्रोटीन, और दिस प्रोटीन इज स्पेसिफिकली एन एंजाइम विच रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। बिकॉज अगर बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म आपका क्या? सरवाइव नहीं करेगा। फाइन, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में सरवाइव करते हैं, सब जीरो में भी,
अगर सब जीरो में है तो उनकी बॉडी का अडेप्टेशन एक अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट है, जो हायर टेम्परेचर में है तो उनके पास एंजाइम्स हैं टू, सो दोज एंजाइम आर फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी, टेम्परेचर की। देखो प्लांट्स हैं, प्लांट ऑल्सो कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे organisms we can divide them into two different kind. One is called, एक को हम कहते हैं this is stenothermal and eurythermal. अब आपने देखा होगा कि this is one of them is called what is stenothermal. You have what, stenothermal, and the second one is called what is euthermal. This is euthermal. Euthermal, eu means true. Euthermal and stenothermal. Which animals are euthermal? Euthermal are those which can tolerate, they can tolerate a wide range of टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूथर्मल। एंड इन अदर लैंग्वेज यू ऑल्सो कॉल देम वार्म ब्लडेड एनिमल। और इसके हमारे एग्जाम्पल हैं, वी हैव बर्ड्स, वी हैव व्हाट, मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है हमारे, क्या यूथर्मल एनिमल्स हैं। ठीक है, नाउ those who can tolerate a narrow range of temperature, to them we call what is stenothermal. To them in your lower classes आपने पढ़ा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उनका ब्लड कोल्ड नहीं हो जाता, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर एम्बियंट, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज एनिमल्स मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, जैसे आपके फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, दे आर व्हाट, दे कैन टॉलरेट अ वेरी narrow range of temperature. ठीक है, so to them we call, what the example for them is what, it is reptiles. You have reptiles, you have insects. Fine, the insects and reptiles, they can tolerate a very narrow range of temperature. Fine, so organisms are of how many kind? Two kind. One is euthermal, another is called what is stenothermal. Fine, so this division we did, why, because of the temperature. तो temperature क्या है, plays an important role in the life of an organism. Fine, so temperature tolerance के हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा है। प्लांट्स में हमारे क्या होते हैं, दे कैन ऑल्सो टॉलरेट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर। चलिए, नाउ द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड मेजर एबायोटिक फैक्टर इज वाटर। दिस इज वाटर। Fine, water is a second major abiotic factor. Fine, water is required what for? Water की क्या क्या जरूरत है, किसको, plants and animals को। So water is required, number one, for transportation in plants, water and minerals, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर
सिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हायर इज द प्रोडक्टिविटी, मोर स्टेबल विल बी योर इकोसिस्टम। तो उससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, मेंटेन होगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड वी हैव मेनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है नॉर्मल प्लेसेस में तो यू हैव इनफ वाटर, बट इन डेजर्ट देयर इज अ वाटर स्कैरिसिटी। वाटर की क्या होती है, मेनली स्कैरिसिटी होती है। सो दोज ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दोज हु आर फाउंड इन डेजर्ट, they have adapted themselves in a different ways that we'll be doing in a next chapter. डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, देन व्हाट अदर थिंग इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी। दिस इज क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी। अब वाटर की क्वालिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज how much amount of salt present in water, that is what amount of salt in water, ठीक है, that gives a quality to the water and to this we call what is salinity। क्या कहते हैं इसको हम, saline। saline means दैट सलाइन, नॉर्मली आप वर्ड यूज करते हैं वाटर प्लस सॉल्ट। तो वाटर में सॉल्ट कंटेंट कितना है, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दिस क्वालिटी इज ऑल्सो नोन व्हाट इज सैलिनिटी। इस क्वालिटी को आप क्या कहते हैं, सैलिनिटी भी कहते हैं। अब बेस्ड ऑन द सैलिनिटी, अगर आप लैंड वाटर देखें, नॉर्मल फ्रेश वाटर देखें, तो उसकी सैलिनिटी क्या होती है, जस्ट 5%। Fine. Now, if you see the salinity of sea water की salinity कितनी होती है, this is about 30 to 35. So this is what, ये आपका क्या है, salinity is just normal, इसको हम fresh water भी कह सकते हैं। This is what a saline water, but we have hypersaline water। हाइपरसैलाइन में क्या होती है, द सैलिनिटी इज मोर देन 100। दिस नॉर्मली यू फाउंड इन व्हाट, लगून्स। आपने देखा ना सॉल्ट वाटर लगून्स, जहाँ से सॉल्ट की हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी क्या है, इतनी ज़्यादा है कि हम सॉल्ट कलेक्ट कर सकते हैं। वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। सी में आप गए होंगे, यू कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, it's very salty. Even when you go and enjoy in the sea, your skin becomes salty, you can taste it in land. So the animals which are found in this water are fresh water. Here this sea water animal. Now if we take a fresh water animal and we put it in the sea, देयर इज ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, उस एनिमल को क्या हो जाएगी, वाटर बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस यू मस्ट हैव रेड इन योर क्लास 11th, ऑस्मो रेगुलेशन। तो डिफरेंट एनिमल्स सर्वाइव अंडर डिफरेंट सैलिनिटी। इफ वी चेंज दिस हैबिटेट, तो दे सफर विद विच प्रॉब्लम, उनको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे कैसी प्रॉब्लम हो गई उनको, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज समटाइम दे लूज वाटर, समटाइम दे गेन वाटर। फाइन, सो द सैलिनिटी वाज द अनदर फैक्टर। देखो वाटर में हमको क्या पढ़ना है, वाटर में आपने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट, वाटर की क्या जरूरत है। सेकेंड पॉइंट, डेजर्ट में वाटर की बहुत स्कैरिसिटी होती है, ऑर्गेनिज्म अपने को अडैप्ट कर लेते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए अपनी बॉडी में। थर्ड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी। ठीक है, वी कॉल इट व्हाट इज सैलिनिटी।
अब जो आपका नॉर्मल लैंड वाटर है दिस इज 5% सैलिनिटी होती है। सी वाटर में आपकी सैलिनिटी कितनी है 30 से 35, लेकिन आपका जो लेगून्स होते हैं दीज आर हाइपर सैलाइन वाटर वेयर द सैलिनिटी इज मोर देन 100। तो वहां पे क्या होता है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉट फाउंड देयर, वो बहुत हाइपर सैलाइन है। और अगर हम फ्रेश वाटर एनिमल को कहाँ डाल दें, सी में, या सी वाटर को, मेरीन एनिमल को, मेरीन फिश को आप फ्रेश वाटर में डालेंगे तो दे डाई बिकॉज दे सफर विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम आ गए कौन से फैक्टर में, थर्ड फैक्टर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सनलाइट। लाइट इज अनदर फैक्टर। देखो लाइट प्लांट को क्यों चाहिए, दिस इज व्हाट लाइट, लाइट इज अनदर फैक्टर why plant or even the animals want light for their livelihood। सबसे पहली बात, दिस इज प्लांट को क्यों चाहिए, फॉर photosynthesis, they want light for photosynthesis which is directly related to the productivity and productivity is required for stability of ecosystem। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्ट रोल है किससे, स्टेबिलिटी से। सेकेंड थिंग इज व्हाट, फोरेजिंग टाइम, दिस इज फोरेजिंग टाइम फॉर डिफरेंट एनिमल। फोरेजिंग मतलब फूड गैदरिंग। आपने देखा होगा मॉर्निंग में सनलाइट के साथ बहुत सारी बर्ड्स बाहर आ जाती हैं, दे कीप चिरपिंग, they give a call to each other to let's go and collect the food grains, this time for foraging। Then those who have to migrate, they migrate at this time only, fine। Then this is for photosynthesis, for foraging, for migrating। many plant they do flowering, क्या करती हैं ये, डे टाइम में फ्लावरिंग करते हैं। आपने पढ़ा है ना कि डे न्यूट्रल, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट, तो दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स ऑल्सो। सपोज दे हैव टू माइग्रेट, सो दे डू दिस इन द लाइट पीरियड एंड द पीरियड where the sunlight is available, that period is called which period, the light period is called what is photo period, है ना। the time period when the sunlight is available is called what is photo period, उसको हम क्या कहते हैं, photo period कहते हैं। ठीक है, now if you see the plants, अब हम फिर से आ जाते हैं कि लाइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर लाइट हमको देखो, क्वालिटी इज अमाउंट, क्वांटिटी इज अ वेवलेंथ, है ना। तो ऑल्सो देखो द प्लांट्स आर अडेप्टेड इन द फॉरेस्ट ऑल्सो। फॉरेस्ट में भी देखो, अगर आपका एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में आपके पास क्या है भाई, देखो कुछ तो बड़े बड़े ट्रीज हैं, है ना, कुछ आपकी क्या है, श्रब्स हैं, और उसके नीचे क्या है, आपकी हर्ब्स हैं। तो जो सबसे बड़े ऊपर प्लांट है उनको तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो दे आर मॉडिफाइड टू डू फोटोसिंथेसिस इतनी क्वालिटी ऑफ लाइट में। श्रब्स को और कम लाइट मिल रही है, थोड़ी सी कम लाइट मिल रही है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कैनोपी से बीच बीच में से आ रही है, सो दे आर मॉडिफाइड। एंड जो हर्ब्स हैं बेचारे छोटे छोटे, उनको तो बहुत कम लाइट मिल रही है। तो प्लांट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंगली दे ग्रो, कि उनको कितनी लाइट मिल रही है उसके हिसाब से दे डू व्हाट, फोटोसिंथेसिस। सो ऑल दीज प्लांट्स आर व्हाट, अडैप्टेड। ये सारे प्लांट क्या होते हैं, अडैप्टेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द amount of light available
to them. ठीक है, what for they are modified for photosynthesis, उनको कितना लाइट मिल रही है इसके हिसाब से वो एडाप्टेड होते हैं. बट यूवी रेडिएशन, जो हमारी यूवी रेज हैं, they are harmful for all plants. None of the plant nor any animals, these are high energy radiation, they are not required, they are harmful. Last of all, which factor? Edaphic factor, जिसको आप क्या कहते हैं? Soil. देखो, वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, किसी एरिया में कैसी वेजिटेशन है, हु डिटरमाइंस? नाउ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू related with what? The kind of a soil. So soil is another factor which is also called what is edaphic factor. ठीक है, सॉइल को आप क्या कहते हैं? एडेफिक फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा, अब सॉइल में हमें क्या क्या पढ़ना है? व्हेन वी लुक फॉर द सॉइल, तो व्हाट वी लुक फॉर द सॉइल, क्या पढ़ना है? सॉइल में अमाउंट ऑफ, हाउ मच ऑफ इज द सॉइल वाटर अवेलेबल, सॉइल की पीएच क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, व्हाट इज अ कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. कंपोजिशन मीन्स मिनरल कंपोजिशन. सॉइल टेस्टिंग करके हम पता लगाते हैं कि इसमें कितनी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज है. देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज अवेलेबल इन द पोर्स ऑफ द सॉइल. देन व्हाट इज द ग्रेन साइज, grain size of the soil. Fine, you have the grain size of the soil. Then what is the water holding capacity? Water holding capacity. Water holding capacity of the soil. What is the percolation? Percolation. Percolation of the soil. देखो, वाटर होल्डिंग मतलब कि आपने सॉइल में वाटर डाला और कितना वाटर सॉइल के पास बच गया. बिकॉज जब आप सॉइल में वाटर डालते हैं, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉइल, फाइन, एंड व्हेन यू पोर वाटर, किसी भी सोर्स से, चाहे रेन से या किसी भी वजह से इसमें वाटर आता है, इट गोज इन 3 डायरेक्शन. वन इज कैपिलरी वाटर, वन इज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड वन इज ग्रेविटेशनल वाटर. तो एक वाटर तो यहाँ चला गया, ग्रेविटेशनल वाटर है. ठीक है, दिस इज व्हाट? ग्रेविटेशनल वाटर. ये वाटर जो है क्या बनाता है? दिस फॉर्म्स वाटर टेबल. वाटर टेबल, ये वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है. देन यू हैव सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है, दिस इज कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके एक छोटी छोटी कैपिलरीज बना देते हैं. देन यू सी द सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल गेट अटैच विद द सॉइल पार्टिकल. इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक वाटर. द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट इज अ कैपिलरी वाटर. जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है वो कैपिलरी वाटर है ना. तो जब आपने सॉइल में वाटर डाला, या आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे स्कूल में कि आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉइल ले लिया. इफ यू पुट 500 ml ऑफ वाटर, देन यू टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, हाउ मच वाटर यू गेट आफ्टर व्हेन इट गो थ्रू द सॉइल. जब सॉइल में पानी डाला तो वाटर निकल गया, तो कितना पानी सॉइल में है, कितना निकल गया. जितना सॉइल में है दैट इज होल्डेड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. पर्कुलेशन मीन्स उसके थ्रू होकर चला गया. तो सॉइल की पर्कुलेशन प्रॉपर्टी कितनी है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल की कंपोजिशन क्या है, एंड हाउ द सॉइल वाज फॉर्म. सॉइल कैसे बनी थी, द नेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दैट इज नेचर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, how the soil was formed. All these factors determine, और ये यहाँ पे आ गए हमारा mineral, determine that what would be the vegetation in that given area. ठीक है,
तो इसके अलावा भी देखो सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द फ्लोरा स्पेशली ऑफ एन इकोसिस्टम। तो किसी भी एरिया का अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ पे क्या वेजिटेशन है, दिस वेजिटेशन व्हाट इज द फ्लोरा, ठीक है। Vegetation of an area is determined by topography. Topography मतलब temperature, rainfall, ये सब। Topography, pH of the soil, topography, pH of the soil and composition of the soil, or you can say kind of soil. This determine the vegetation of an area. So this was all about the adaptive factor, the soil. हमने क्या पढ़ा कि हमारा soil, water, light और temperature, ये 4 major क्या है abiotic factor in what the biomes, or you can say in ecosystem. So how does this affect? It determines vegetation. ठीक है। How does temperature? Because temperature determines कि भाई ये कितना टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, यूथर्मल, यूरिथर्मल और ये क्या है हमारा स्टीनोथर्मल। सैलिनिटी, जो ज्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट करेगा यूरिहेलाइन, जो कम सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है स्मॉल रेंज ऑफ सैलिनिटी को, दैट इज कॉल्ड स्टीनोहेलाइन। I thought I have not told you this term in between. Now I am telling you uriheline and stenoheline. Those who can tolerate wide range of salinity, उसको हम कहते हैं uriheline, और फिर this what stenoheline, ठीक है। And amount of salt determine the quality of water. Then light. Light is important what for? Foraging, for migration, for photosynthesis and even for flowering. So with this, thank you and wait for my next video. In that I am going to discuss the term homeostasis, conformers, regulators and partial regulators. Thank you and wait for my video. Like, subscribe and share.